पंचायत चुनाव को लेकर एसीएस मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनोज कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी हुआ है। जहां पहले आरक्षण नहीं हुआ वहां पर आरक्षण होगा। उन्होंने जानकारी दी कि कुल 58,194 ग्राम पंचायतें, 3,051 जिला पंचायत वार्ड और 75,855 वार्ड ब्लॉक में बने हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 में कौन सा पद किसके लिए आरक्षित था, ये भी देखा जाएगा। हमने बताया कि जिला पंचायत का मैं कल निर्गत करूंगा, तो कल भी एक पीसी प्रस्तावित है और उसके बाद प्रधानों का और ब्लॉक का आरक्षण यहाँ से अगले 2 दिन में चला जाएगा। और ड्राफ्ट जो बनाना है वो परिशिष्ट में आप देखेंगे डीएम को दिया गया है कि वो एक तारीख है जब तक उनको ड्राफ्ट बना के और 15 मार्च तक तो उनको फाइनल करना है, बट ये 20 फरवरी तक वो प्रस्ताव तैयार कर लेंगे और वो ब्लॉक वगैरह में सार्वजनिक कर देंगे उसको। आजमगढ़ में बदमाश बेखौफ है। उन्होंने निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर पुलिस और उच्च अधिकारी पहुंचे हुए हैं। यह वारदात जियनपुर थाना क्षेत्र के अशरफपुर गांव में हुई है। तो आजमगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जियनपुर थाना क्षेत्र के अशरफपुर गांव में निवर्तमान पंचायत सदस्य की हत्या की गई। बदमाश मौके से फरार हो गए। और आजमगढ़ से खुर्रम हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, ये जिस तरीके से हत्या की वारदात सामने आई है, क्या परिजनों ने किसी पर शक जताया है? यह हत्या किन वजहों से हुई, कुछ कारण सामने आ रहे हैं? खुर्रम, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो खुर्रम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ की, जहां पर क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में सनसनी फैल गई और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। तो जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखें आने को हैं, उसके बाद बवाल बढ़ रहा है। खुर्रम हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, वजह सामने आ रही क्या, कितनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? देखिए अवधेश जी, ये बहुत साफ बात है कि जब से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तब से धड़ाधड़ इस तरीके से प्रधान, पूर्व प्रधान और बीडीसी सदस्यों की हत्या का दौर शुरू हो गया। और आजमगढ़ में पिछले महीने अगर हम बात करें तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इस घटना की हम बात करें तो ये चुनाव गांवी रंजिश का मामला सामने आया है। ये जियनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अशरफपुर गाँव में 36 वर्षीय आलम, महत्वपूर्ण बात यह है कि पैर से विकलांग थे और ये अपने गांव से आज सुबह किसी काम के लिए थोड़ी दूर स्थित बनकट मार्केट में गए थे और ये अपनी स्कूटी मोटरसाइकिल जिसमें से ये जा रहे थे और जैसे ये गांव से थोड़ी दूर पहुंचे हैं तो करीब 3 बजे के आसपास कुछ अज्ञात बदमाशों ने इन पर ताबड़तोड़ फायर किया। इनको 3 गोली लगी है और मौके पर ही इनकी मौत हो गई है। अभी प्रथम दृष्टया गाँव वालों ने गाँव की भीड़ काफी वहाँ जमा हो गई थी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह खुद मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी घर वालों ने यह साफ नहीं किया कि वजह क्या है। लेकिन अगर हम आसपास के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि ये चुनावी और गांवी रंजिश का मामला है। शुक्रिया खुर्रम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और बड़ी खबर बागपत से है, जहां पर कुख्यात सुनील राठी का ममेरा भाई गिरफ्तार हुआ है। पिस्टल, 30 स्प्रिंग राइफल, 11 कारतूस और कार बरामद की गई है। आरोपी रिटायर्ड फौजी, बैंक में गार्ड की नौकरी करता था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों असलहे कश्मीर से बनवाए गए थे, लेकिन वो शस्त्रों का लाइसेंस नहीं दिखा पाया। छपरौली थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो बागपत से बड़ी खबर है, कुख्यात सुनील राठी का ममेरा भाई गिरफ्तार हुआ है। पिस्टल, 30 स्प्रिंग राइफल, 30 कारतूस और कार बरामद की गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी गिरफ्तारी के बाद? देखो देश, छपरौली थाना क्षेत्र के कुर्डी गांव का मामला है, जहां पर पुलिस ने सूचना के आधार पर कुख्यात सुनील राठी, जो वेस्ट यूपी का बदमाश है, उसके ममेरे भाई को उसके गांव से ही गिरफ्तार किया है। जब वो गांव में घुसने का प्रयास कर रहा था, इस दौरान उसके पास से एक पिस्टल, एक राइफल, 30 स्प्रिंग की और गाड़ी बरामद की गई है। जब पुलिस ने उसका असला के शस्त्र दिखाने को कहा तो वह नहीं दिखा पाया। ये शस्त्र लाइसेंस जो है कश्मीर से बनवाए गए थे। पुलिस ने संदिग्ध मानते उसको गिरफ्तार कर लिया है और असला को भी अवैध माना है। पुलिस इस पूरी घटना की जांच करते हुए आरोपी से पूछताछ कर रही है। यह पूर्व रिटायर्ड फौजी
फौजी है जो बैंक में गार्ड की नौकरी करता था, और इससे सघन पूछताछ अभी भी पुलिस कर रही है। शुक्रिया राजीव, जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आज भारी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। हालांकि यहां के किसान काफी दिन से प्राधिकरण के गेट पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से उनकी कई दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। किसानों ने कल महापंचायत का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई थी। इन किसानों की मांग है कि नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण कराया जाए, 4 गुना मुआवजा और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई है। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे जिले में कि जेवर एयरपोर्ट जो बनने, मीर सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहतास चौधरी जी। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, क्रमिक आंदोलन भी चल रहे हैं। किसानों ने कल महापंचायत का ऐलान किया था और जो मुआवजे का मामला है, जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान कह रहे हैं कि नए कानून के तहत ही मुआवजा दिया जाए। उधर सिद्धार्थनगर में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नाराज अधिवक्ताओं ने बस्ती नागढ़ मार्ग पर घंटों तक प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि लगभग 2 महीने पहले हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र नाथ पांडे के घर में चोरी का सदर थाने की पुलिस ने फर्जी खुलासा किया है। तो अधिवक्ताओं को मनाने में अधिकारी जुटे हैं। तो सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस के खिलाफ अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। नाराज अधिवक्ताओं ने बस्ती नागढ़ मार्ग पर घंटों तक जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन हमेशा अधिवक्ताओं के खिलाफ उपेक्षात्मक रवैया अपनाता है। उनको इस हद तक जलील करना चाहता है वकीलों को कि जैसे वह कितने बड़े अपराधी, आतंकवादी या कुछ भी हो। स्थिति ये होती है कि जब अपराधियों द्वारा अधिवक्ताओं के घर में कोई कांड किया जाता है, तब यह पुलिस के साथ खड़े पुलिस वाले अपराधियों के साथ खड़े होके एक गैंग को झूठ मूठ पे पकड़ लेते हैं और दूसरे गैंग को खुल के कहते हैं कि अन्य घरों में चोरी करो। कासगंज में सिपाही देवेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नवाब नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। नवाब पर आरोप है कि इसने ही सिपाही देवेंद्र और घायल दरोगा को गन पॉइंट पर लिया था। एसपी कासगंज मनोज कुमार सोनकर ने इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है। एसपी ने मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा टीमें गठित कर दी। तो हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है और बताया जा रहा है कि यही वो आरोपी है नवाब, जिसने सिपाही की हत्या की थी और दरोगा को घायल किया था गन पॉइंट पर लेके। हालांकि और जो बाकी फरार आरोपी हैं, उनको पकड़ने के लिए, मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा टीमें लगाई गई। और बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर गर्भवती महिला की जलाकर हत्या कर दी गई। खाली प्लॉट में महिला की अस्थियां मिली हैं। पति ने ही महिला की हत्या की थी और पुलिस की जांच में ये खुलासा हो गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर खाली प्लॉट में महिला की अस्थियां मिली हैं, जलाकर उसे मारा गया और पति ने ही महिला की हत्या की थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जो गर्भवती महिला थी उसको जलाकर मारा गया था और पति ने ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। उन्नाव में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और खाली प्लॉट में महिला की अस्थियां मिली थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि पति ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और प्रियंका गांधी प्रयागराज के दौरे पर है। आज प्रयागराज पहुंचकर प्रियंका ने संगम में स्नान किया। प्रियंका ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। साथ ही गंगा में खुद प्रियंका गांधी नाव चलाती हुई भी दिखी और इसके बाद प्रियंका गांधी ने शंकराचार्य से मुलाकात भी की है। तो प्रियंका गांधी का प्रयागराज आज दौरा है। सबसे पहले आनंद भवन पहुंची, उसके बाद संगम में स्नान किया। संगम में नाव चलाती हुई भी वो नजर आई और उसके बाद उन्होंने शंकराचार्य से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही साथ जो संगम की रेती है वहां पर पूजन और अर्चना की। तो प्रियंका गांधी प्रयागराज दौरे पर पहुंची और आज प्रयागराज पहुंचकर सबसे पहले वो आनंद भवन गई, जो गांधी परिवार का पुश्तैनी मकान है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी वहां पर पले बढ़े। और देखिए 4 तस्वीरें भी आपके सामने। प्रयागराज पहुंची, वहां पर स्नान उन्होंने किया। प्रियंका ने खुद नाव चलाई और
शंकराचार्य से भी उन्होंने मिलकर आशीर्वाद लिया, उनसे बातचीत की। तो सबसे पहले आनंद भवन पहुंची, वहां पर अनाथ बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो संगम पहुंची, संगम स्नान किया। उनके साथ प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी मौजूद थीं। तो प्रयागराज पहुंची और खुद इस दौरान नाव चलाती हुई भी प्रियंका गांधी नजर आईं। संगम में प्रियंका ने स्नान किया और शंकराचार्य से मिलकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो शंकराचार्य से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है, हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश। तो प्रयागराज पहुंची और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से जो उनके परिवार का नाता है वो बहुत पुराना है। उनका गृह प्रवेश भी शंकराचार्य ने ही कराया था। इसीलिए प्रियंका ने कहा कि हम संपर्क में रहते हैं, लेकिन आज जब मौका मिला तो उनसे मिलने आ गई। तो पहली तस्वीर आप देखिए, संगम के तट पर जब पहुंची तो भारी भीड़ वहां पर जुड़ गई, लोग सेल्फी लेने लगे। प्रियंका गांधी ने संगम में स्नान किया, लौटते समय नाव भी उन्होंने चलाई और उसके बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से उन्होंने मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता मनोज तिवारी भी उनके साथ, जो प्रमोद तिवारी उन्होंने वो भी मौजूद थे। इस पूरे मामले पर एसटी हसन ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रही हैं। अब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन। सर, प्रियंका गांधी को आप देख रहे होंगे कि अब लगातार वो सक्रिय हो रही हैं। कल उनकी एक छवि भी देखने को मिली जिसमें वो तमाम सारे मंदिरों में भी गई और उसके बाद आज प्रयागराज पहुंची मौनी महोत्सव में स्नान करने के लिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी एक अच्छी हिंदू हैं और हाई कास्ट हिंदू हैं। और जैसे आपको याद होगा, बचपन में कबीरदास जी के दोहों में पढ़ा था हमने कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में ना कोई। अब वो इस वक्त दुख में है, बहुत लोअर उस पर पहुँच गई है कांग्रेस। तब उनको अपने पैदा करने वाले की याद आ रही है, तो जा रही, तो इसमें हर्ज क्या है, उससे दुआ कर रही है और करनी भी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ये क्यों समझ लिया है कि सारे हिंदुइज्म का ठेका बीजेपी के पास है, बाकी कोई हिंदू नहीं है क्या? यस, रामचंद्र जी सिर्फ बीजेपी के हैं, बाकी हिंदुस्तान के नहीं है क्या? वो तो सबके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छवि ऐसी बन गई कि लोग ये समझने लगे कि हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू बनना ही नहीं। और उसको इन्होंने, बीजेपी ने एक्सप्लॉइट किया, भोले भाले हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं में भड़का के और वोट हासिल कर लिए। आपने कहा कि दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई। तो क्या प्रियंका गांधी चुनाव की वजह से ये सारी स्टंट कर रही है या फिर आपको लग रहा है कि वाकई में उनके अंदर आस्था है? आस्था तो देखिए, तो उनके मन की बात मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन हम मुझे तो यही लगता है कि आस्था होनी चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी धार्मिक लोग हैं, हम अल्लाह ईश्वर पे भरोसा करते हैं, उस पर यकीन करते हैं। प्रियंका से बातचीत करने के लिए तो यहाँ मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, जिनका कहना है कि चुनाव आ गया है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, इसीलिए अब प्रियंका गांधी दुख में प्रभु को सुमिरन कर रही हैं, बाकी सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, जैसा कि कबीरदास ने अपने दोहे में कहा है। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही के बाद वहां बचाव और राहत काम जारी है। टनल में भरे मलबों को हटाने का काम चल रहा है, जिससे जो जिंदा हैं उन्हें बचाया जा सके और जो काल के गाल में समा गए उनके शवों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बीच तपोवन में जल का स्तर बढ़ने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने मौके का जायजा लिया। नीचे से आ रही है, रैनी गांव से पानी बढ़ने की सूचना आ रही है। यहाँ पर अलार्म देखिए, अलार्मिंग स्टेज आ गई, अलार्म बजा दिया गया है। यहाँ पर नीचे से लोगों को ऊपर बुलाया जा रहा है। कमिश्नर गढ़वाल की पीसी चल रही थी, वो बीच में ही हटा दी गई। आप देख रहे होंगे किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को वहाँ से सारी मशीनें हटा ली गई है और सबको वापस बुलाया जा रहा है। सायरन की आवाज़ आप सुन रहे होंगे और यहाँ से पुलिस सबको हटाने में लग गई। एनडीआरएफ ने यहाँ बिल्कुल एकदम पूरी घेराबंदी कर ली है कि नीचे से सभी को निकाला जा रहा है। जितनी जेसीबी मशीन और ट्रक और मशीनें नीचे खड़ी थी उन सबको ऊपर बुला लिया गया है। अभी एक ये सूचना आई है, ये सूचना ऑथेंटिक है कि
नहीं है, लेकिन एहतियातन सभी को नदी के जो पार जो झूला पुल का काम कर रहे थे उनको सबको ऊपर भेज दिया गया है। आवाज़ें दी जा रही हैं, जितने भी सूचना के माध्यम होते हैं उनको प्रयोग करके सबको लोगों को सचेत किया जा रहा है। ये सारा पूरा पुलिस बल वापस बुला लिया गया है। जितना भी जो यहाँ, चूँकि यहाँ डेंजर जोन है और यहीं पर सामने वो सुरंग का काम चल रहा है और सुरंग के काम के पास से जितनी भी मशीनें थी वो वहाँ से सब हटा ली गई हैं, इसलिए यहाँ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड के शहरी आवास विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि तपोवन में राहत का कार्य तेजी से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो वहां पर अधिकारी हैं वो भी लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी। सर, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अभी भी उस टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं सैकड़ों, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या आप लोगों को शासकीय तौर पे जानकारी दी गई है? देखिए, चूँकि इस समय आपदा के स्तर पर लगातार वहाँ चाहे वो आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सब काम कर रहे हैं और वो पूरा प्रयास है कि उस टनल को पूरी तरह खाली करा के और जो मजदूर हैं उनको सही सलामत बाहर निकाला जा सके, और इसके लिए पूरी मैक्सिमम समय काम हो रहा है। लेकिन अभी चूँकि वहाँ परिस्थितियों के अनुरूप वो निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ जो अधिकारी हैं वो समय समय पर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको पूरी तरह खाली नहीं कराया जा सकता। सर, क्या सरकार की ओर से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि अगर बात करें तो पर्यावरण को लेकर भी कई सारे लोग इसमें शोध करने की बात कर रहे हैं, रिसर्च करने की बात कर रहे हैं। खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बरूनी भी ऐसी बात कही है। तो क्या इस तरीके की कोई दिशा निर्देश या कोई अपनी तरफ से कोई निर्देश दिया गया अधिकारी? वो तो पूरा रहता ही है। कल ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि इसकी पूरी जो जाँच है वो होगी, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगी। कि ये जो घटना घटी है ये किस रूप में घटी है, एक नेचुरल फिनोमेना है या अन्य प्रकार से क्या है, तो वो तो जांच तो होती है। अभी वाडिया इंस्टीट्यूट ने, इसरो ने अलग अलग जांच की है और वाडिया की जांच भी कुछ प्रारंभिक तौर पर सामने आई है, इसरो की भी आई है। तो उस आधार पर ही राज्य सरकार समय समय पर निर्णय भी लेती है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही दुखद घटना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे शहरी आवास विकास मंत्री मदन कौशिक, जिनका कहना था कि जो तमाम सारे कार्य हैं कुंभ के, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो आपदा को लेकर भी तमाम सारे निर्देश अधिकारियों को वहां पे दे दिए गए हैं। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। कन्नौज में हुए मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये मारपीट सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक शख्स को लगातार थप्पड़ मार रहे हैं। घटना सदर कोतवाली के सराय मोहल्ला की है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने दुकान बेची थी जिससे उसे लाखों रुपए मिले। बाद में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद महिला के घर वालों ने अस्पताल के बाहर दुकान खरीदने वाले शख्स को जमकर पीटा। हरदोई से महिलाओं के बीच मारपीट की हैरान तस्वीर का सामने आई है। जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब यह महिलाओं का दो पक्ष आपस में भिड़ गया और अस्पताल के अंदर मारपीट से अफरा तफरी मच गई। महिलाओं के मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों पक्षों ने कोतवाली देहात में केस दर्ज कराया है। ये महिलाएं मारपीट के बाद मेडिकल कराने आई थी, वहां भी फिर से मारपीट इनकी शुरू हो गई। तो हरदोई की तस्वीर है जहां पर पहले मारपीट हुई, उसके बाद घटनास्थल से मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल के दौरान भी इन्होंने मारपीट की।